डॉक्टर साहब, कल हमने देखा ईरान की तरफ से ये ऐलान आया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं क्योंकि जो लेबनान में सीज फायर है 10 दिन के लिए वो हो गया था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद कर दिया है। कहा जा रहा है जो भी वेसल्स वहां से गुजर रहे थे उनको वापस भेजा गया। चीजें बहुत रैपिडली बदल रही हैं। ये आपको लगता है कि मामलात अभी भी रिजॉल्व होने के करीब हैं? मेरे ख्याल में दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बीच में कुछ है। मसलन ये कि चीज़ें बदल रही हैं लेकिन इतनी भी नहीं बदल रही हैं। देखिए, ये ही निगोशिएशन है। जब आप जंग के दरमियान निगोशिएशन करते हैं तो वो सिर्फ वो नहीं होती जो गुफ्तगू हो रही होती है। उसमें आपके जो बयानबाजी है, वो हर बयान जो है वो खबर नहीं होता। वो एक तरह से हर साइड का, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो एज द मीडिएटर, लेकिन हर बयान जो है वो उसकी एक वैल्यू होती है स्ट्रेटेजिक, क्या आपने किसको कहाँ पुश करना है। इसी तरह सिर्फ गुफ्तगू जो है, वो जैसे निगोशिएशन सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होती। वो जो आपने कौन सा शिप आपने कहाँ डाल दिया, आपने ब्लॉकेज लगाया, आपने गोली चलाई, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे को पुश कर रही हैं। मेरा अपना ख्याल, और ना ही ये है कि हम बड़े करीब हैं, मुझे नहीं पता, आई होप हो, हम सबकी जाहिर है दुआ ही है। लेकिन जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तो ये कहना, मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है पता करने का कि करीब है कि दूर है। अच्छी खबर सिर्फ खबर है वो ये है कि गुफ्तगू जारी है। गुफ्तगू लोगों के माबैन भी क्लियरली जारी है, और गुफ्तगू जो है वो इन बयानात और अब इन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो किनेटिक एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी जारी है। तशवीश सिर्फ ये है कि जो अब हुआ है कि जब आपकी गोली चल जाती है तो फिर आपके पास अब वापस डी एस्केलेट करना होता है। तो अभी तक तो एक तरह आप बढ़ के मार रहे थे, तो दैट इज़ अ बैड सिचुएशन। लेकिन क्या वो पोस्चरिंग है, क्या वो पुशबैक है न? उससे पहले आपने कुछ बयानात भी देखे जिसमें पुशबैक थी। जब जब आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, तो हर बार जो आपके पास है आप उसे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गुफ्तगू सर्टनली इज़ वन, बयानात आर अनदर। इसीलिए मैं कहूँगा जो बयानात हैं कि जी मैं इधर आ रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, दे उनको सीरियसली लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ना लें। सही, लेकिन आदिल साहब, और ये ये जो आपकी है बात दुरुस्त है कि कार्रवाई। बयानात तो इतने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खास तौर पे जो आते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कल एक तरफ उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है सीज फायर से पहले ही मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, फिर एक इंटरव्यू उन्होंने कह दिया कि सीज फायर के बाद हम दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देंगे ईरान पर। तो वो आप बात सही कर रहे हैं कि हर बयान को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक्शंस को तो ऑब्वियसली हमें देखना चाहिए और उससे इंडिकेशन हासिल करनी चाहिए। अब कल ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं करेंगे। अब ये भी आपको लगता है कि जो एक्शंस हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या अपनी एक विक्ट्री बताने के लिए किए जा रहे हैं, या इसके पीछे भी कोई मैसेजिंग है इंपॉर्टेंट? मेरे सर्टनली डोमेस्टिक भी है और सर्टनली मैसेजिंग भी है, और मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि ये नेगोशिएशन का एक तरह से हिस्सा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत सारी इसमें से जो चीज़ें हैं वो हैं टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां वो कन्विंसिंगली अपनी ऑडियंस के लिए कन्विंसिंगली विक्ट्री डिक्लेयर कर सके। ब्लॉकेड वगैरह जो है उसमें एक तरह से उनको एक एडवांटेज मिल गई है ये शो करने की कि अच्छा मैंने लगाया था, उसकी वजह से देखो वो लोग पीछे हट गए हैं और अब मानने को तैयार है। चाहे आप वहीं पहुंच जाएं जहां आप पिछले सैटरडे थे या उससे 6 हफ्ते पहले थे, और सो ऑन सो फोर्थ। ईरान के लिए भी मेरे ख्याल में जो पोस्चरिंग है और मैसेजिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। ये जो मर्जी आप हो जाए, इट इज़ एक कमज़ोर मुल्क है जो ना सिर्फ अ, हफ्तों और महीनों से बल्कि सालों और दिहाइयों से जिस पे सैंक्शंस भी हैं, जिस पे पाबंदियां भी हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी है। तो उसके लिए भी ये बड़ी ज़रूरी है कि वो दांत दिखा सके और वो पुश बैक कर सके, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक एज वेल एज फ्यूचर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रोल ओवर ना नजर आए। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में ये वो भी हो रहा है। एंड अगेन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस वक्त, क्योंकि जो हुआ है पिछले कुछ घंटों में उसका एक तज्जिया तो ये हो सकता था कि जी टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन, कि गोली जी। चल गई इसका मतलब है अब खत्म है। मेरा नहीं ख्याल कि वो खत्म है। मेरे ख्याल में ये गोली शोर जहाज जो हैं ये एक दूसरे को पुश करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ये जहाज की बात नहीं है, उससे पहले जो आपने ईरान की तरफ से ट्वीट्स देखी, हमने यकीनन ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही अनरिलायबल हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी जो ट्वीट्स हैं अब वो क्लियरली पोस्चरिंग हैं। वो कहते हैं जी हम तो तब तक बात ही नहीं करेंगे जब तक ये होगा, लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा यार पाकिस्तान ने हमें, बड़ा हमारा भाई है, उसने कन्विंस कर दिया तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड इन अ वे दोनों चीज़ें हो जाती हैं, आपने अपनी रेड लाइन भी दिखा दी या अपनी मेन लाइन भी दिखा दी, और आपने उस जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को बंद भी ना होने दिया।
So I think we also saw from Iran in the last 12-15 hours इसी किस्म की एक पुशबैक। और आई वुड एक्सपेक्ट कि यार वो मेरे ख्याल में आपसे या आपके चैनल पे किसी से बात हुई थी कि ये जो मसला ना ये उस तरह है कि जितना गाड़ी है ना जी। वो अब फंसी हुई है, उसको आप धक्का लगाते हैं, वो थोड़ा सा स्पर्ट करती है, फिर रुक के आपको फिर धक्का लगाना पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक इसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो धक्का लगाने वाले का है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी। क्योंकि रुकेगी वो तब जाकर धक्का लगाना बंद हो जाएगा। सही। अच्छा, ईरान में सिचुएशन डॉक्टर साहब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि जब कल अब्बास इराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोलने जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि उनके ईरान के अंदर से इस वक्त बड़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। तो वहाँ पे तो लगता है कि एक ये इशू है कि हु इज़ द बॉस। मिसाल के तौर पे जो उनके ईरानी पार्लियामेंट के नायब हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है वज़ीर ख़ारजा पर भी, और उनके जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, उन पे भी, कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, अवाम को लूप में लें कि क्या मुज़ाकरात आप कर रहे हैं। इसी तरह ईरानी पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो भी इस डील पे तनकीद कर रहे हैं कि नामुकम्मल ऐलान करके बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे ये भी इशू है कि सेंट्रल कमांड है किसके कंट्रोल में। यार आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, और इसके दो तज्जिए हो सकते हैं। एक इसका तज्जिया ये हो सकता है कि अगर आप सिर्फ गेम थ्योरी कर रहे हैं तो कि जी ईरान जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। गुड कॉप बैड कॉप ये होता है कि यार जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं ना तो एक जो है वो नाइस प्ले करता है, दूसरा जो है वो जिस तरह थाने में होता है ना, एक कहता है यार मैं तुम्हें चाय ला देता हूँ, दूसरा डंडे मारता है। सो एक एक तो इसकी तज्जिया ये हो सकता है कि जी ईरान जो है वो स्ट्रेटिजिकली उसके जो निगोशिएटर्स हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो काइंड ऑफ नाइस कॉप कर रहे हैं, और साथ वो बैड कॉप का फायदा ये है कि फिर वो कह सकते हैं कि यार देखो मैं तो करने को तैयार हूं लेकिन मेरे साथी जो है ना वो जरा और मांग रहे हैं। तो एक तजिया ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर दिस इज फुली ट्रू। दूसरा तजिया इसका ये हो सकता है कि वाइल वी हैव सेड कि देखो कितना हम सबको हैरत भी हुई है और इन अ वे के डिस्पाइट उनकी लेयर्स जो हैं लीडरशिप की उसको इसराइल ने तबाह किया अमेरिका के साथ मिलके, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर, उसे आप मैट्रिक्स कह लें, ऐसा है या नजर आया कि जिसमें वो उसके बावजूद वो तबाह नहीं हुई। लेकिन अगर वो तबाह नहीं भी होगी तो दैट मीन्स कि देयर आर न्यू पीपल जिनको आपस में अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं आया, उसमें कुछ हॉक्स होंगे, कुछ रिलेटिव कम हॉक होंगे, डफ तो कोई नहीं होगा जंग के बीच में, लेकिन उसमें एक एक्चुअल डिस्टेंसिंग है। मेरे ख्याल में ये इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है। ये जितनी आप अगर सोचें ना कि ईरान की, मैं सिर्फ इन 6-7 हफ्तों की बात नहीं कर रहा, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, जितनी तब्दीलियां हुई हैं लीडरशिप में, जी। उसके बाद किसी भी इदारे में, मुल्क तो बड़ी चीज़ होता है, यू वुड एक्सपेक्ट कि डिफरेंट जगह पे अगर इवन इफ दे हैव अ कॉमन कॉज विच इज जो जंग है, तो उसमें वो इख्तलाफात हैं और हमें वो भी नजर आएंगे। इसके बरक्स तो ईरान जो है उसको बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है बाय शोइंग कि यार हम वी नीड टू गेट ऑल आवर पीपल टुगेदर। और शायद यही वजह थी शहजाद, जब आप लोगों ने कवर किया जो इस्लामाबाद में टॉक्स थी, तो ईरान का जो डेलीगेशन था जो इतना बड़ा था, जी। उसकी देखें ना दो वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि वो अग्रीमेंट करने आए हैं और हर वो शख्स को लेके आए हैं जिसका उसमें रोल हो सकता है। सही। दूसरा ये है कि उनका अपना टेंट इतना बड़ा है कि क्योंकि एग्रीमेंट करना चाहते हैं इसलिए वो उन सारों को ले आए हैं जिनकी रजामंदी जरूरी है। राइट। विच मीन्स कि हर इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ये पटनम साहब की थ्योरी थी कि वो 2 लेवल नेगोशिएशन होती है। एक वो होती है जो आप फरीक से करते हैं, और दूसरी वो होती है जो आप अपनी साइड से करते हैं सही। किसी भी मुल्क में। यूएस में इस वक्त ऐसा नहीं है। यूएस में इस वक्त जो है एक बादशाह है जो कुल ताकत उसके पास है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। यूएस का मसला जो है वो उसकी इंटरनल टीम नहीं है, यूएस का मसला जो है इस वक्त नेतन्याहू ही है, एंड दैट टू विल प्ले इनटू दिस। सही। अच्छा, एक क्विक कमेंट कि जितनी भी अभी खबरें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, या जो एक्शंस भी हुए हैं, उसको अगर फिल्टर आउट करें, आपको लगता है कि अब नेगोशिएशंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि इस्लामाबाद में नेक्स्ट वीक होंगी, क्या स्टिकिंग पॉइंट जो है वो अब सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट का रह गया है कि स्टॉक पाइल का क्या करना है, फ्यूचर इनरिचमेंट क्या होगी? आपके ख्याल में ये मेन पॉइंट है? यार मेरी इस पे थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन सी पोजीशन है, मतलब बहुत मुख्तलिफ नहीं है लेकिन न्यूआंस फर्क है। एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस्लामाबाद में मुलाकात होगी तो उसका मतलब ये है कि उस मुलाकात से पहले मोस्ट थिंग्स हैव बीन सेटल्ड। ओके। अनलाइक पहली मुलाकात, आई डू नॉट थिंक कि आइदर साइड अफोर्ड ये कर सकती है जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में, कि वो सॉर्ट ऑफ हाफ बेक्ड आए। फुली बेक्ड अगर ना भी हो, ठीक है, उस पर आइसिंग शाइसिंग करनी हो,
लेकिन वो आएंगे तभी जब दे बोथ नो कि हम इस बार इसको कोई कंक्लूड कर सकते सही, हैं एक या ब्रॉडर एग्रीमेंट हो चुका इतने होगा। करीब ला सकते हैं कि सही। सक्सेस हो। और दूसरी चीज उसमें यह है कि मेरा मेरा व्यू ये है कि यूरेनियम, आपको नजर जो खबर आएगी वो यूरेनियम है। मेरा हाँ। अभी भी व्यू ये है, असली जो इंटरेस्ट है जिस पे डील होगी वो ये है कि हुरमुज हैज टू टोटली ओपन फॉर द यूएस साइड, जिसपे इसीलिए आपकी सारी इस वक्त फोकस हुरमुज पे। और ईरान के लिए जो है इट इज रीपेमेंट, इट इज चाहे वो टोल हो चाहे वो सैंक्शंस हो, द इकोनॉमिक इशू ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।